तो चलिए कक्षा 12वीं का सेकंड पार्ट जो है हिस्ट्री का शुरू करते हैं, जिसका नाम है जो चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। क्या है? राजा, किसान और नगर, यानी सेकंड चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। ये पार्ट पहला होगा। कौन सा होगा? पार्ट फर्स्ट होगा। इसमें जो पढ़ना है ना, हमें क्या पढ़ना है, ये जो वीडियो बनेगा लगभग 15 से 20 मिनट का बनाऊंगा, प्रयास करूंगा कि 15 से 20 मिनट में चीजें खत्म हो जाए। इसमें हमें पढ़ना है शब्द। क्या पढ़ना है? शब्द और इंट्रोडक्शन को बोलेंगे प्रस्तावना। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, इन चीजों को अगर आप समझ लेते हैं ना कि शब्द का मतलब क्या है, जो कठिन शब्द है उनका मतलब समझ लीजिए, और जो प्रस्तावना है, जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यानी जो भूमिका है, ये समझ लेंगे तो ये पूरे चैप्टर को पढ़ने में काफी आसानी होगी, वरना काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब क्या होगा कि जब इंट्रोडक्शन देखिए इस वीडियो में, उसके बाद आप जाके एक बार जो चैप्टर है उसको गो थ्रू करिए, मतलब उसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, देन आप आगे की चीजें पढ़िए। जो पहला इसमें वर्ड मेरे को मिला वो है वेद। क्या है? वेद। पहला वर्ड मिला वेद। देखिए वेद जो है ना, ये 4 किताबें हिंदू धर्म की, उसको बोलते हैं वेद। अब वेद का से मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। वेद का मतलब जानना। हिंदू धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। अगर इसको आप समझेंगे तो ये 4 वेद है। और इसमें क्या क्या बातें हैं? वेद का मतलब जानना। तो ये जो 600 यहाँ पे ना अपने को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर, 600 BC से लेकर 600 AD तक पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। यानी लगभग कितने सालों का इतिहास पढ़ना है इसमें? 1200 सालों का इतिहास पढ़ना है। अब 1200 साल बहुत ज्यादा टाइम होते हैं। अब 1200 साल के अंदर हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा सामाजिक इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, और आर्थिक, ठीक है, और पर्यावरण भी कह सकते हैं क्योंकि पर्यावरण चेंज होता है। या फिर इसमें आर्थिक के अंदर हमें प्रौद्योगिकी भी पढ़ना है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर जो 1200 सालों के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर जो सेकंड चैप्टर है राजा, नगर, किसान, इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आयामों को देखेंगे। तो पहला वर्ड समझ में आ गया। क्या है? वेद। वेद का मतलब जानना, 4 वेद है। उसके बाद आता है अपना महापाषाण। क्या आता है? महापाषाण। महापाषाण, देखिए पुराने जमाने में क्या होता है, आज भी क्या करते हैं लोग, दफनाते हैं ना, तो पुराने जमाने में भी एक दफनाने की परंपरा थी। पुराने जमाने में भी एक दफनाने की परंपरा को क्या बोला गया? महापाषाण बोला गया था। एक 100 होता था, मान लीजिए एक बंदा है लेटा हुआ, मरा हुआ, इसकी जब दफना देते थे ना, इसकी बड़े आसपास बड़े बड़े पत्थरों को लगा देना, बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे लगा देना, इसको क्या बोलते थे? महापाषाण। तो क्या आता है? एक दफनाने की विधि थी, ठीक है। महा का मतलब होता है बिग, ठीक है, पाषाण मीन्स पत्थर। क्या होता है? पत्थर, है ना। तो बिग स्टोन तो कहेंगे नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेगालिथिक। क्या बोलते हैं? मेगालिथिक, ठीक है। मेगा मीन्स बड़ा, लिथिक मीन्स पत्थर होता है। तो महापाषाण से समझ में आ गया, ठीक है। फिर आता है अभिलेख। क्या आता है अगला वर्ड? इसको लिखते भी रहिए आप लोग, अभिलेख। काफी चीजें काम करेगी। जब आप आंसर लिखेंगे छोटे छोटे, उसमें काफी चीजें होती है, क्योंकि जो आंसर क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सब वर्ड मेंशन होते हैं। अगर इन वर्डों का मतलब पता रहेगा तो हम आंसर अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। अगला वर्ड क्या है? अभिलेख। अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो होता है ये कुछ नहीं होता, दरअसल किसी भी आप ठोस सतह पे खुरद कर लिख दें वो इंस्क्रिप्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो अभिलेख बन जाएगा। कोई भी ठोस सतह है, कोई भी ठोस सतह है, इसमें क्या हो सकता है? ये पत्थर हो सकता है, ठीक है, मिट्टी हो सकती है, पकी हुई मिट्टी हो सकती है, ठीक है, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, कोई भी चीज जो ठोस है, मेटल हो सकता है, मेटल मन धातु हो सकता है ना। किसी भी चीज पर आप अगर ठोस सतह पर खुरेज कर लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। अगला वर्ड आता है लिपि। अगला वर्ड क्या है अपने पास? लिपि। लिपि का मतलब कुछ नहीं होता, आसान सा लिपि है। अब कोई भी भाषा पढ़ते हैं, दुनिया में कोई सी भाषा पढ़िए, उसमें लिपि का बहुत बड़ा योगदान है। लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने की जो फॉर्मेट होती है उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं ना फॉर्मेट होना। हर चीज की एक फॉर्मेट होती है, तो वही लिपि जो होती है किसी भी भाषा को लिखने की फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने की विधा, यानी फॉर्मेट जो होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी का देवनागरी है, पंजाबी का गुरुमुखी है, इंग्लिश का रोमन है, उर्दू का फारसी है ना, ये सब क्या है? लिपियां है। फिर आता है नौकरशाही। क्या आता है?
नौकरशाही। देखिए हर राज्य को, राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है, हर राज्य को चलाने के लिए नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती है। नौकरशाही में बड़े अधिकारी से लेकर छोटे पियून तक आते हैं जो कि प्रशासन को चलाते हैं, उनको बोलते हैं नौकरशाही। नौकरशाही चलाने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो नौकरशाही क्या होते हैं, सरकार के बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक आते हैं, लेकिन मेनली इसमें बड़े अधिकारियों को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जैसे आईएएस सुनते हैं ना आप, आईएएस सुनते हैं, आईएएस आईपीएस है ना, ये सब क्या है, नौकरशाही के आज के अंग है। पुराने जमाने में दूसरे होते थे, उनको अमात्य बोलते थे। क्या बोलते थे, अमात्य बोलते थे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनके नाम मिलते हैं। फिर आता है वर्ण। ये क ख ग वाला वर्ण नहीं है भाई। हिंदू समाज के अंदर 4 वर्ण थे। पहला था ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, ये ऐसे वाला अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आता है वैश्य और शूद्र, शूद्र है ना। ब्राह्मण का ऐसे कहते हैं कि भगवान विष्णु से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, उनके भेज यानी दिमाग से, यानी क्या बोलते इसको, मुख से बोले या दिमाग से बोले, उनके ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। जो बाजुएं थी है ना, ये जो कंधा शोल्डर, उनसे क्षत्रिय की। जो वैश्य हैं उधर से हुई, इनका काम था बिजनेस करना। जो शूद्र था, इनको इसका काम इतना था कि तीनों वर्गों का सेवा करना। ब्राह्मण क्या थे, ये पंडित थे, ठीक है। ये कौन थे, पंडित थे, जो समाज में शिक्षा दीक्षा पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे। क्षत्रिय राजा बनते थे और साम्राज्य का प्रशासन चलाते थे। जो वैश्य होते थे ये बिजनेसमैन होते थे, ट्रेड करते थे, पशुपालन हो गया, खेती। और जो चौथा बच्चा बेचारा शूद्र, ये तीनों की सेवा करता था। समझ में आ गया। वर्ण कितने थे, 4। वेद भी कितने होते थे हमारे, 4, लेकिन वर्ण और वेद में अंतर होता है। अगला वर्ड आता है धम। क्या है, धम। धम जो है प्राकृतिक शब्द है। कौन शब्द है, प्राकृतिक शब्द है। धम का मीन्स मतलब होता है धम, धम मीन्स धर्म। क्या होता है, धम मीन्स धर्म होता है, ठीक है। फिर आता है इसमें एक अगला वर्ड मैंने लिख रखा है प्रशस्ति। प्रशस्ति, ठीक है। एक अगला वर्ड क्या आता है, प्रशस्ति आता है। ये क्या है, प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी चीज की प्रशंसा करना। क्या होता है, किसी चीज की प्रशंसा करना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति मतलब टू प्रेज, टू प्रेज, किसी चीज को क्या करना, किसी चीज की तारीफ करना, उसको क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं। आप जब किसी की तारीफ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जनरली प्रशस्ति कर रहा है, यानी किसी को क्या बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बातें कर देना, उसको प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। इसको आज नाम चेंज हो गया, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होगी। फिर आता है जातक कथाएं। कौन सी कथाएं, जातक। जातक कथाएं होती हैं जो सुनी गई होती है, उसकी कोई मतलब एविडेंस ही नहीं होता कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा। जैसे आपने कहानी सुना होगा ना कि एक राजा था, जंगल में जा रहा था, उसको एक सांप मिला, सांप ने कहा कि आप आगे चल के मर जाओगे, है ना। ये सब कैसी कहानी है, जातक कहानियां हैं। आपने ये भी सुना होगा कि एक बार एक जंगल में लकड़ी काट रहा था बंदा, उसके कुल्हाड़ी गिरता है तो पहले लोहा मिलता है, सॉरी सोना मिलता है, मना कर देता है, फिर चांदी मिलता है, मना कर देता है। इस प्रकार की कहानियां चलती रहती है। इनको क्या बोलते हैं, जातक कथाएं बोलते हैं, जो कि केवल सुनने में अच्छा लगता है, वो रियल में एग्जिस्ट लगभग ना ही करता है, केवल इस कहानी को बना दिया जाता है। फिर आता है अग्रहार। अग्रहार, अगला वर्ड क्या है, अग्रहार। अग्रहार, अग्रहार का मतलब होता है ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को क्या बोलते हैं, अग्रहार कहते हैं। अगर एक राजा कोई भूमि ब्राह्मणों को दान में दे देता है, उसको अग्रहार भूमि कहते हैं। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। फिर आता है अगला वर्ड श्रेणी। क्या आता है, श्रेणी। व्यापारिक जो समूह होते हैं ना, व्यापारिक समूह को क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। इनको इंग्लिश में गिल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्ड्स, गिल्ड्स कहते हैं, ठीक है। व्यापारिक समूह, इनको क्या बोलते थे, श्रेणी बोलते थे। फिर अगला वर्ड आता है बंदरगाह। क्या आता है, बंदरगाह। बंदरगाह वह जगह होता है जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, मतलब समुद्री जगह होते हैं, ठीक है। जहां समुद्र होता है ना, पतन, इसको पतन भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, पोर्ट, बंदरगाह, है ना, पानी वाली जगह जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। फिर आता है व्यापार विनिमय। विनिमय का मतलब समझिए क्या होता है, विनिमय। इंग्लिश वर्ड बहुत आसान है, एक्सचेंज, एक्सचेंज,
ठीक है। तो विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, अदला बदली करना। विनिमय मीन्स अदला बदली करना। अगर इसके आगे हम लोग व्यापार लगा देते हैं तो व्यापार का अदला बदली, ठीक है। यहाँ से सामान उधर गया, उधर से इधर आया, तो व्यापार मतलब व्यापार विनिमय हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर व्यापार की जगह हम वस्तु लगा देते हैं तो वस्तु विनिमय हो जाएगा, नहीं वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, ठीक है। अगर मुद्रा लिख देते हैं यहाँ पे, मुद्रा मीन्स पैसा, यहाँ पे अगर मुद्रा लिख देते हैं तो मुद्रा विनिमय हो गया, मुद्रा का एक्सचेंज करना, ठीक है। तो विनिमय का मतलब कहीं पर क्या होता है? एक्सचेंज करना किसी भी चीज को, ठीक है। फिर अगला वर्ड आखिरी फाइनली आता है राजस्व। राजस्व, राजस्व का मतलब सिंपल सा है, जो सरकार की कमाई होती है, आमदनी होती है, सरकार क्या कहती है? हमें राजस्व की प्राप्ति हुई, यानी सरकार की कमाई को क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। सरकार की जितनी भी कमाई होती है, किसी भी प्रकार की कमाई, उसको हम क्या बोलते हैं? राजस्व बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आप इसको सुनिए, ठीक है, लीड लगा लीजिए, आराम से सुनते रहिए, काफी चीजें आसान हो जाएगी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इधर उधर भटकना पड़ेगा। जो इसमें पहले है कहानी है, पहला जो पार्ट स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है? प्रिंसेप और प्रियदर्शी। देखिए सबसे पहले जो जेम्स प्रिंसेप था उसने खरोष्टी भाषा यानी जो ब्राह्मणी भाषा था उसका लिपि का मतलब निकाला, ठीक है। कब निकाला? 1838 के अंदर निकाला। उसमें जो प्रियदर्शी एक राजा था उसका मतलब था अशोक। क्या था? अशोक। जो अशोक का नाम हर जगह नहीं मिलता था, अशोक का नाम हर जगह नहीं मिलता था, तो प्रियदर्शी उसके लिए लिखते थे। तो उसने बताया कि जो प्रियदर्शी है वो अशोक ही है। कौन है? अशोक है। जैसे मोदी है, हर जगह आपको नरेंद्र मोदी नहीं मिलता, केवल बोलते हैं ना मोदी, है ना। लेकिन 100 साल बाद मान लो कि नरेंद्र केवल मोदी मोदी रह जाए, अब बाद में पता चले मोदी बंदा है कौन, ठीक है। कोई बाद में बताया जो मोदी है ना वो नरेंद्र मोदी ही है, जो मोदी है वो नरेंद्र मोदी के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो प्रियदर्शी था वो अशोक के लिए यूज हुआ। जैसे हम गांधी बोलते हैं, गांधी, है ना। अरे कौन सी गांधी? राहुल गांधी? नहीं, महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। वैसे प्रियदर्शी मतलब अशोक, उनके नाम से ये जुड़ गया है। और ये बात किसने बताई? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने बताई। कब बताई? 1838 के अंदर। 1838 के अंदर ये बात बताई। फिर आता है प्रारंभिक नगर। क्या आता है? प्रारंभिक राज्य आते हैं, इसमें महाजनपद मिलते हैं। क्या मिलते हैं? महाजनपद। पहले जन बना, जन से जनपद बना, जन। देखिए पहले स्टार्ट कैसे होती है ये चीजें, पहले जन, फिर बना जनपद, फिर जनपद से क्या बना? महाजनपद। जन मीन्स लोग, ठीक है। जनपद, और जनपद मतलब होता है वे स्थान जहां पे सबसे पहले लोगों ने अपने पांव रखे। महाजनपद मीन्स बड़ा जगह। क्या होता है? बड़ा जगह जहां पे बहुत सारे लोगों ने अपने पांव रखे। पांव रखे मतलब अपने एरिया को बढ़ाया, ठीक है, वहां पे रहना वगैरह शुरू किया, उसको महाजनपद बोले गए। उसके बाद महाजनपद के साथ ही साथ गण और संघ नाम की भी इकाइयां थी जो इसी प्रकार के थी। लेकिन महाजनपद में जहां राजा शासन करता था वहीं गण या फिर संघ में व्यक्ति शासन करते थे। कौन शासन करते थे? आम लोग मिलकर शासन करते थे। और जो शासन समूह में हिस्सा लेते थे उनको प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहते थे। क्या कहते थे? राजा। यहाँ पे राजा अलग था, ठीक है। जो गण और जो संघ थे, और संघ, इसमें शासन करने वाले लोग प्राय क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक समूह शासन करता था। यहाँ पे समूह शासन करता था और यहाँ पर एक व्यक्ति शासन करता था, उसको राजा बोलते थे। लेकिन गण और संघ में व्यक्तियों के समूह जो होता था शासन करने वाला, उसको प्रत्येक व्यक्ति को राजा यहाँ पे बोला जाता था। इसके चीज को समझना, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ थे यानी हिंदू धर्म के जो ब्राह्मणीय ग्रंथ थे उसके अंदर ये वाला सिस्टम बताया था ना, जब 4 वर्ण का, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। उसके अनुसार ऐसा था कि भाई जो भी राजा बनेगा वो क्षत्रिय वर्ण से होना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था, कोई राजा तो कोई भी बन सकता था, ठीक है। धन जुटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी राज्य पे आप अटैक कर दो। धन जुटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या था? किसी राज्य पे अटैक कर दो, ठीक है। उसके बाद था कि बाद में इन्होंने अपनी सेना रखना शुरू कर दिया। सेना बहुत जरूरी होता है किसी भी राज्य के लिए। जैसे इंडियन आर्मी है, ठीक है, वो क्या भारत की राज्य की सीमा सैनिक है, ठीक है। तो हमारे क्या करते हैं? वो राज्य को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और अगर मान लो पुराने हिसाब से जाओगे तो इंडियन आर्मी कौन से वर्ण हो जाता है? क्षत्रिय, ठीक है। जो शासन कर रहा है वो क्षत्रिय हो जाता है, जो पढ़ रहा है पढ़ा रहा है वो ब्राह्मण हो जाता है, ठीक है। जो बिजनेस कर रहा है, अंबानी टाइप के बंदे किस में आते हैं? वैश्य में। जो अपना एमसीडी डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं मतलब कि सफाई कर्मचारी, वो शूद्र में आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ण व्यवस्था, ठीक है। फिर आता है आरंभिक नगर साम्राज्य। आरंभिक साम्राज्य में इसमें पढ़ना है मगध साम्राज्य। कौन सा? मगध साम्राज्य। जो मगध है वर्तमान में बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार, पटना में है। यहाँ पे जो मेनली पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी 321 BC में।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कब करी थी? 321 बीसी में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 321 वर्ष पूर्व इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। और ये कहाँ पर था? तो ये पटना के अंदर था, यानी आधुनिक बिहार में था। और ये जितने भी महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। 16 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये था, यानी स्ट्रॉन्ग मीन सबसे मजबूत था। जब मान लो पूरी दुनिया में भी कितने देश है? लगभग 190 है, 190-93 देश है ना, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? अमेरिका है। वैसे ही उस जमाने के अंदर जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? मगध था। मगध कहाँ है? बिहार में। और जो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी में। मगध की स्टोरी मतलब क्या थी? स्टोरी यही थी कि वो जहाँ पे लोकेट था वहां पे हाथी थे, जल था, पानी था, ठीक है, जंगल था। और राजा जो थे महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि हाँ भाई मुझे अपने राज्य को बढ़ाना है, इस प्रकार के डिटर्मिनेशन, हाँ भाई आज तो ये पूरा काम कर ही देना है, इस प्रकार के राजा ने इसको काफी मजबूत बनाया। ठीक है, फिर आता है राजधर्म के नए सिद्धांत। राजधर्म के नए सिद्धांत में हमें पढ़ना है तमिलकम, जो आंध्र प्रदेश, ठीक है, और केरल और तमिलनाडु वाले रीजन को, क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पे सरदार आए, सरदार आए मतलब वो पगड़ी वाले सरदार नहीं, यहाँ पे शासन करने वाले लोग आए, उनको चेर और चोल पांड्यों के बारे में पढ़ना है। फिर आता है देविक धर्म। क्या आता है? देविक धर्म। देविक धर्म का मतलब ये था कि हर राजा ना अपने आप को किससे जोड़ने का प्रयास करता है? ईश्वर से, कि भाई हम ऐसे सिंपल बंदे नहीं है, हमें राजा ने भेजा है तुम लोगों पे शासन करने के लिए। तो इसीलिए जो कनिष्क था, कौन था? कनिष्क है ना, कनिष्क ज्वेलर वाला नहीं, यहाँ पे जो कनिष्क राजा था कुषाण वंश का, उसने अपने आप को कहा कि भाई मैं देवपुत्र हूँ। कौन हूँ? देवपुत्र, यानी देवताओं का पुत्र हूँ। और जो चाइनीज लोग थे ना वो कहते थे हम स्वर्ग पुत्र हैं। कौन है? स्वर्ग पुत्र। स्वर्ग पुत्र मतलब हम स्वर्ग से सीधे आए हुए हैं आप लोगों पे शासन करने के लिए, हम छोटे मोटे आदमी नहीं है। ठीक है, तो हर लोग अपना जो राजा था वो अपने आप को किससे जोड़ता था? ईश्वर से जोड़ता था, ताकि समाज में उसको वैल्यू मिल सके कि भाई ये छोटा मोटा बंदा नहीं है। बदलता हुआ देहात पढ़ेंगे। इसमें एक राजा की कहानी है कि राजा जाता है भेष बदल के कि भाई बताओ राजा तुम्हारा कैसा है। तो राजा से लोग शिकायत करते हैं। ये जातक कथाएं हैं। कैसी कथाएं हैं? जातक। इसमें सच कुछ भी नहीं हो सकता, हो भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते जातक कथाओं के बारे में। तो गणतिंदु जातक कथा है, उसमें एक राजा जाता है भेष बदल के, पूछता है कि भाई बताओ साम्राज्य कैसा है। तो बोलते हैं कि दिन में तो राजा के अधिकारी आते हैं, राजस्व यानी सरकार के टैक्स लेने वाले, वो लूटते हैं, रात को हमें चोर आके लूटते हैं। इसीलिए लोग गांव वगैरह छोड़ के जंगल में क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। ठीक है, फिर आता है उपज बढ़ाना। अब सरकार को क्या चाहिए? राजस्व। राजस्व मतलब पैसा। अब सरकार पैसे कैसे कमाएगी? लोगों से कमाएगी। अब कमाने के लिए लोगों के पास तो पैसा होना चाहिए, उसके लिए सरकार को इंतजाम करना पड़ता है कि लोग पैसा कमा सके। तो इन्होंने सिंचाई की व्यवस्था अपनाई। ठीक है, इसमें नल, कुएं वगैरह, सिंचाई बांध वगैरह छोटे मोटे बनवाए, ताकि इससे क्या हो? उपज बढ़े। जब उपज बढ़ेगी तो सरकार की कमाई बढ़ेगी। जब सरकार की कमाई बढ़ेगी तो देश मजबूत होगा। फिर हल वगैरह का प्रयोग हुआ। फिर भूमिदान की इसमें प्रथा शुरू हो गई। यहाँ पे क्या हो गई थी? भूमिदान की प्रथा। इसमें प्रभावती गुप्त का वर्णन मिलता है, जिसमें वो चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी होती है और उसकी जो शादी होता है वका टका परिवार में हो जाता है। और ये पहला ऐसा उदाहरण है जहां पर महिलाओं के नाम पे संपत्ति होता है। फिर नगर और व्यापार। क्या आता है? नगर व्यापार। जो नगर होता है ना, वहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। क्या होता है? पहली बात तो लोग ज्यादा रहते हैं, पॉपुलेशन होता है वहाँ पे, कल्चर अच्छा होता है। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। पॉलिटिकल एक्टिविटी में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होता है। क्यों? नगर में ही तो राजा रहता है, राजा रहे या फिर सेना रहे, हर लोग कहाँ रहते हैं? नगर में। जहाँ पे लोग ज्यादा रहेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क होता है राज्यों में, सॉरी नगरों में क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क यानी कार्यों का वर्गीकरण। यहाँ पे हर लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। शिल्पकार होते हैं, वो अलग काम करते हैं, शिक्षक अलग काम करता है, बिजनेसमैन अलग काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे एक वर्ड है शिल्पकार। क्या है? शिल्पकार मतलब जो हाथों से कोई चीज को बनाए, जैसे बढ़ई हो गया, सुनार हो गया, राजमिस्त्री हो गया, सब क्या है? जो पत्थर पे नक्काशी वगैरह बनाते हैं उनको हम शिल्पकार कहते हैं। सिर्फ बाहरी व्यापार किया इन्होंने, सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार होता था, जहाँ पे पूर्वी यूरोप, चाइना और अपना जो अफ्रीका वाला देश जगह है वहां पर व्यापार होता था। उसको बोलते थे सिल्क रूट। यहाँ पे सिल्क मतलब क्या होता है? रेशम। इसको रेशम मार्ग कहते हैं। आजकल चाइना इसी को फॉलो कर रहा है, इसके लिए BRI परियोजना बना रखा है उसने।
सिक्के और राजा। देखिए राजा कितना मजबूत है, राज्य कितना पैसा वाला है, इसके बारे में हमें जानकारी सिक्कों से ही मिलती है। उस जमाने में जो सिक्के चलते थे उनको आहत सिक्के बोलते थे। कौन से सिक्के? आहत। ये आहत सिक्के का मतलब होता है पंचमार्क। क्या होता है? पंचमार्क। यानी इसको उसको क्या बोलते हैं, इसको मुहर पे रखा और उसको दबा के ऐसे पंच करके बना दिया, तो क्या बन गया? पंचमार्क सिक्का बन गया। ठीक है, प्रेस करके। जैसे मान लो ये धातु का टुकड़ा है, ठीक है, और ये इसके लिए खांचा हमने बना रखा है और खांचा पे से मार के बैठा के हमने कोई सिक्का बना दिया, इसको हम आहत सिक्का उस जमाने में बोलते थे। इसमें रोमन पारथीन सिक्कों के बारे में पता चलेगा। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था ना, तो रोम का सिक्का हमारे यहाँ मिला है ज्यादा। इसका मतलब क्या था कि रोम वाले आते होंगे अपने सिक्का लेके हमसे व्यापार करते होंगे, यहाँ सिक्का मिला है, इसका मतलब हम लोग ट्रेड में आगे उनसे थे। अगर हमारा सिक्का वहां मिलता तो हम लोगों से वो ज्यादा अमीर होते और हम लोग थोड़े गरीब होते। लेकिन उस जमाने में उल्टा था, इंडिया वाले अमीर थे और बाहर वाले गरीब थे, या हमसे सामान मंगाते थे। मूल बात है अभिलेखों का अर्थ निकालना। देखिए अभिलेखों का अर्थ निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हर टाइम में अभिलेखों का अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है, शब्दों का मतलब अलग अलग हो सकते हैं। इसमें ब्राह्मी लिपि का अध्ययन मैंने बता दिया। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का जो खोज किया था वो किसने किया? खोज नहीं, मतलब उसको डिसाइफर किया था, उसका अर्थ निकाला था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। कब निकाला था? 1838 के अंदर निकाला था। लेकिन अभिलेखों की कुछ सीमाएं होती है, या तो कुछ मिट जाते हैं सब, या जो शब्द होते हैं चेंज हो जाते हैं, इसके हिसाब से हम मतलब निकालते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान में आ गई। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। कई बार क्या होता है ना, आप लोग जाते हैं क्रिकेट खेलते हैं या कहीं जाते हैं तो आप अंगूठा दिखाते हैं ऐसे, है ना, इसका मतलब गुड, अच्छा हो जाता है। वैसे ही एक आदमी से मैंने मिला था मतलब कुछ दिन पहले, तो उसमें क्या था, उसका नाम अकबर है, काम करता है नीचे फरस का। तो मैंने उनको कहा कि अकबर भाई बहुत अच्छा है ऐसे। तो उसके रूम में बंदा बैठा था, तो उसने बोला कि नहीं भाई ये तो आपको ना ठेंगा दिखा रहा है। ये क्या है? ठेंगा दिखा रहा है, कुछ भी नहीं। तो वो मेरे पे गुस्सा हो गया। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं अकबर भाई इसका मतलब गुड, अच्छा होता है। अब वो मेरे साथ ऐसे ही करता है। समझ में आया ना? तो शब्दों का मतलब क्या होता है कि हर जमाने में शब्द अलग अलग चेंज हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी हमने क्या बोला है। उसके बाद हम ये 5 पार्ट में बनाऊंगा इस पूरे वीडियो का, उसके बाद एक एक आएगा। जय हिंद।